संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार, उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। सोहराबुद्दीन तुलसी एनकाउंटर केस से बरी पुलिसकर्मियों ने मनाया जश्न। आईजी दिनेश एमएन सहित सभी पुलिसकर्मियों ने लगाए ठुमके। पुष्प प्रदर्शनी से महका फतेह सागर, शहरवासियों सहित पर्यटकों का भी बना आकर्षण। जज्बे और हौसले की उड़ान पर लेक सिटी का खिलाड़ी 16 जनवरी को दिखाएगा कबड्डी लीग में प्रतिभा। और शिल्पग्राम मेले में बहुरूपियों ने खूब लुभाया, सरकार से अपनी लोक कला को बचाने की कर रहे हैं मांग। और अब खबर विस्तार से। सीबीआई कोर्ट द्वारा सोहराबुद्दीन और तुलसी एनकाउंटर के मामले में बरी किए जाने के बाद उदयपुर के आरोप मुक्त हुए पुलिसकर्मियों में खुशी का माहौल है। अपने ऊपर लगे आरोपों से मुक्त होने के बाद उदयपुर में पुलिसकर्मियों और उनके परिचितों की ओर से शुक्रवार रात को इंद्रलोक गार्डन में पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश की इंटेलिजेंस कानून व्यवस्था के आईजी दिनेश एमएन सहित सभी पुलिसकर्मियों और उनके परिजनों ने भी शिरकत की। स्नेह भोज के साथ आयोजित हुई इस पार्टी में दिनेश एमएन सहित सभी पुलिसकर्मियों ने डीजे पर जोरदार धमाल मचाई। इस दौरान दिनेश एमएन ने दबंग फिल्म के गाने हुड़ दबंग पर जमकर नृत्य किया। एमएन के अलावा सोहराबुद्दीन और तुलसी एनकाउंटर में आरोपी रहे सीआई अब्दुल रहमान, हिमांशु सिंह राजावत सहित सभी पुलिसकर्मी भी मंच पर थिरकते हुए नजर आए। गौरतलब है कि कुछ दिन पूर्व ही सीबीआई कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में 22 लोगों को बरी किया था, जिसमें 6 पुलिसकर्मी उदयपुर के थे। इस मामले में दिनेश एमएन को पहले ही कोर्ट ने बरी कर दिया था। उदयपुर शहर के लोक गार्डन में आयोजित हुए इस पार्टी में उदयपुर एसपी कुंवर राष्ट्रदीप, एसीबी के एसपी तेजराज सिंह सहित कई थानों के एसएचओ और पुलिसकर्मी मौजूद रहे। हालांकि इस पार्टी से मीडिया कर्मियों को दूर रखा गया, लेकिन समारोह में मौजूद लोगों ने इस डांस पार्टी के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए, जो कि अब सोशल मीडिया पर खूब चल रहे हैं। फतेहसागर पालपट जिला प्रशासन के सहयोग से नगर विकास प्रन्यास की ओर से आयोजित फ्लावर शो के प्रति पर्यटक और शहरवासियों को रुझान दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। इन दिनों सर्दी की छुट्टियां होने से शहर में पर्यटक सीजन बूम पर है। ऐसे में सुबह से शाम तक पाल पर जाम लगा रहता है। पुष्प प्रदर्शनी देखने आने वाले पर्यटक को शहरवासियों में रंग बिरंगे फूलों के संग सेल्फी लेने की होड़ मची हुई है। कई स्वयंसेवी संस्था एवं औद्योगिक संस्थानों ने अपने अपने विज्ञापन भी लगा रखे हैं। झील किनारे फूलों की महक और सौंदर्य शहरवासियों के साथ देशी विदेशी पर्यटकों को खासा आकर्षित कर रहे हैं। कैलिफोर्निया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया आदि के पर्यटकों सहित देश के कई राज्यों के पर्यटक इस पुष्प प्रदर्शनी को खूब सराहते हैं। प्रदर्शनी में जगह जगह सेल्फी पॉइंट पर प्रकृति प्रेमी दर्शक सेल्फी लेने के लिए इंतजार कर रहे हैं। फ्लावर शो में नीलकंठ फर्टिलिटी एंड वुमेन केयर का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नगर विकास प्रन्यास का बटरफ्लाई, इंद्रलोक गार्डन का फूलों से सुसज्जित राष्ट्रीय पक्षी मोर, मार्बल वाटर पार्क की फूलों से सुसज्जित बोट आने वाले सभी लोगों को खूब लुभा रही है। यही नहीं, इस प्रदर्शनी में हिंदुस्तान जिंक ने सीएसआर के तहत अब तक करीब 5000 पौधे वितरित किए हैं। वहीं वंडर सीमेंट की ओर से प्रतिदिन 1000 पौधों का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। फ्लावर शो में आए शहरवासियों और पर्यटकों ने झीलों की नगरी उदयपुर की तारीफ करने के साथ ही इस फ्लावर शो की सराहना की और हर विंटर वेकेशन में उदयपुर आने की बात कही। मैं श्रीगंगानगर राजस्थान से आया हूँ और काफ़ी अच्छा है, मतलब बहुत वेराइटीज़ है, डिफरेंट काफ़ी अच्छा है। उदयपुर लेक्स वगैरह है, बहुत कुल मिला के काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। राजस्थान से हूँ मैं, फिर भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर आगे। फ्लावर डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ फ्लावर्स, अलग अलग काफ़ी वेराइटीज़ है, मतलब इतनी कम जगह के अंदर काफ़ी ज़्यादा वेराइटीज़ है। फर्स्ट टाइम देखा मैंने, फर्स्ट टाइम। पहले हर साल जैसे कि हमारी फ्लावर एग्जीबिशन लगती है, जहाँ पे अलग अलग हमारे आके यहाँ जितने भी हमारे होटल्स हैं और कंपनियां हैं वहाँ के यहाँ पे फ्लावर एग्जीबिशन करती है, जो हमेशा अलग अलग थीम लेके चलती है और हमेशा अपने जो वो अपनी ग्रीनरी को बना रही है उसको दिखाती है। यहाँ पे जैसे हम देखा स्टार्टिंग में रमाडा का था, बहुत ही सुंदर था। उसके बाद में जो हमारा वंडर सीमेंट है उसका भी उसने पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन किया है। मतलब वो एक कंपनी है, सीमेंट कंपनी है, लेकिन उसके बावजूद भी उसने अपनी ग्रीनरी को कैसे मेंटेन करना चाहिए उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन किया है। अदरवाइज अपन ये देख रहे हैं कि इसमें मोर को लगा रखा है, इसमें मोर को इतना सुंदर डेकोरेट कर रखा है, उसके पंखों को फ्लावर से। मतलब फ्लावर से हम पेड़ पौधों से क्या क्या क्रिएटिव कर सकते हैं वो सब यहाँ पे शो किया। मुझे बहुत ही अच्छा लगा घूम के। ये बहुत ही फ्लावर, बहुत डिजाइन है, बहुत सारे अच्छे हैं। नए नए तरह के फ्लावर भी देखने के लिए मिले, जो कि बहुत अच्छा है। उदयपुर सिटी का भी ये शोभा को भी बढ़ा रहा है। धन्यवाद। बहुत है।
रेनू बड़ा राउत उड़ीसा से हूँ। बहुत ब्यूटीफुल एंड वो क्या है नेचुरल में भरी हुई है ये वाला। उदयपुर की ये बहुत ब्यूटीफुल बना रहा है और ये जो तरह तरह की डिजाइन का फ्लावर्स है ना वो तो बहुत अमेजिंग। पहले कभी देखा है? नहीं, कभी भी नहीं। कभी और सेकंड टाइम देखना चाहेंगे? यस ऑफ कोर्स। ठीक है, धन्यवाद। मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो दिव्यांगता का अभिशाप भी आपके सामने घुटने टेक कर हार मान जाता है। ऐसे ही एक जज्बे और हौसले भरा उदाहरण पेश किया है लेक सिटी के रहने वाले मनीष सिंह चौहान ने, जिसका एक हाथ करंट के झटके में झुलस जाने के बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी और कबड्डी जैसे खेल में कई खिलाड़ियों को फिसडी साबित कर उदयपुर ओपन टूर्नामेंट कबड्डी की सीनियर टीम के कप्तान जैसे पद पर काबिज हुआ। यही नहीं, मनीष सिंह 16 जनवरी को आयोजित होने वाली राजस्थान कबड्डी लीग में भी अपनी विशेष प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। पेश है एक दिव्यांग के जज्बे से जुड़ी एक अनूठी पेशकश। हौसले फौलादी हो तो क्या दिव्यांगता, क्या गरीबी, हर कंटीली राहों को भी पार कर मंजिल पा सकते हैं। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है उदयपुर के मनीष सिंह चौहान ने। दिव्यांगता का दंश झेल रहे दिव्यांगों के बीच एक मिसाल पेश करने वाले मनीष का 6 वर्ष पूर्व 11,000 kV बिजली लाइन के करंट लगने से हाथ जल गया था। संक्रमण होने से कोहनी के नीचे वाले हिस्से को अलग करना पड़ा। मनीष के जीवन में आए इस भूचाल के बाद उसे परिजनों ने तो इसकी जिंदगी खत्म तक समझी। यही नहीं, मनीष के साथ जब यह हादसा हुआ तो लोग उसे बोलते थे कि तूने अपना जीवन खराब कर लिया, लेकिन मनीष ने लोगों के उन्हीं उलाहनों को चुनौती मानते हुए खुद को साबित करने की ठानी। इस दौरान मनीष ने हादसे में गंवाए अपने बाएं हाथ को मजबूत बना लिया। दिव्यांग मनीष सिंह कबड्डी चैंपियन के साथ बॉडी बिल्डर भी है। उदयपुर के सुखाड़िया विश्वविद्यालय से वेस्ट जोन नेशनल कबड्डी खेल चुके हैं और ओपन टूर्नामेंट में उदयपुर की सीनियर टीम के कैप्टन हैं। इसके अलावा मनीष मिस्टर राजस्थान का खिताब भी जीत चुके हैं। मनीष ने अपने साथ हुए हादसे से हार नहीं मानते हुए अपने आप को फौलाद जैसा मजबूत बनाकर विज्ञान तक को सोचने पर मजबूर कर दिया। कबड्डी प्लेयर मनीष का कहना है कि उसे कभी नहीं लगा कि वो एक हैंडीकैप है। दोस्तों ने जब हादसे के बाद उसका हौसला अफजाई किया तो उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपनी टीम के लिए बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले मनीष का सपना है कि वे जल्द इंडियन प्रो कबड्डी लीग का हिस्सा बने। वो कबड्डी पहनना तो हम आपस में खेलते हुए मिली थी। आपस में खेलते खेलते टूर्नामेंट, और मेरे को यूं नहीं लगा कि कभी मैं हैंडीकैप हूँ, और ना मेरे दोस्तों ने मेरे को यूं बोला कि तू खेल नहीं सकता आगे। तो आपस में खेलते खेलते और मैं अच्छा प्लेयर बनता गया और अब मैं इंडिया के लिए और प्रो कबड्डी में खेलना चाहता हूँ। और मेरे को प्रेरणा टीवी में आते हुए प्लेयरों को देख के मिली। आप जब खेलते थे, यहाँ प्रैक्टिस करते थे, जो स्कूलिंग या अब खेल के आए, उसके लिए कितनी प्रैक्टिस करी आपने? मैंने मतलब स्कूल के लिए मैंने स्कूल के लड़कों तक को प्रैक्टिस कराई है मेरे साथ में, और उनको मैंने सिखाया भी है। और वेस्ट जोन के लिए मैंने सुबह शाम तक और जिमिंग और सब साथ में किया है, और रनिंग बहुत ज़्यादा वर्कआउट किया है इसके लिए। और हमारे सबसे ज़्यादा कोच सर ने इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करवाई हमें। किस तरह प्रैक्टिस करते थे? मतलब अब कॉलेज में तो सब बाहर से प्लेयर आते हैं, तो उनको है ना आते सब कॉलेज के लड़कों को हमने रेगुलर उनकी क्लासेस छुड़वा के उनको प्रैक्टिस करवाई है, और फिर हमने 3 महीने तक लगातार वेस्ट जोन के लिए प्रैक्टिस करी थी। किस तरह की फीलिंग है अब आप में, क्योंकि आप वेस्ट जोन भी खेल के आए हैं, अब राजस्थान कबड्डी लीग खेलने जा रहे हैं, आगामी दिनों में किस तरह की फीलिंग है? अब मेरे में फीलिंग ये आ रही है कि मेरे को और अच्छा कर सकता हूँ मैं इसके लिए, और मैं और मेहनत करके प्रो कबड्डी और इंडिया के लिए खेलना चाहूँगा। अच्छा, आपका लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य यही है कि मैं इंडिया के लिए खेलूं कबड्डी। लोगों को आश्चर्य में डालने वाली इस कहानी को सुनकर आप भी हैरत में पड़ गए होंगे कि आखिर एक दिव्यांग जिसका एक हाथ कटा हुआ है वो इतना खूबसूरत खेल कैसे दिखा सकता है। लेकिन इस सपने जैसे वाक्यों को साकार किया मनीष की हिम्मत और हौसले ने। मनीष के साथ जब यह हादसा हुआ तब उसके परिवारजनों ने यह कतई नहीं सोचा था कि उनका बेटा एक दिन कबड्डी का बड़ा प्लेयर बनकर टीम की कप्तानी करेगा। मनीष के परिवार वाले बताते हैं कि मनीष के साथ जब यह हादसा हुआ तो उन्होंने हार मान ली थी, लेकिन मनीष ने दिव्यांगता से हार नहीं मानते हुए इससे लड़ने की सोची और उसने सफलता हासिल की। आज मनीष जब कबड्डी के लिए कोर्ट पर उतरता है तो अपने खेल के दम पर अच्छे कबड्डी के खिलाड़ियों के छक्के छुड़ा देता है। आज मनीष के परिवारजनों और उसके कोच को उन पर गर्व है। तो इसकी यही है, भगवान से हमारे प्रार्थना है कि ये और आगे से आगे बढ़े और तरक्की करे, सब इंडिया वालों का नाम करे, राजस्थान का नाम करे, सबका परिवार वालों का सबका हौसला सब अच्छा। किस तरह आपने इसका हौसला बढ़ाया? मैं तो यहाँ पे था नहीं, 10 साल से बाहर था, कुवैत में था, वहीं पे मेरे को कुछ भी पता नहीं इसने कैसे क्या करके आगे से आगे बढ़ा है, मैं इधर नहीं था बाहर। जब आपको पता चला कि यहाँ पे आने के बाद लगा कि भाई खेल रहा है, तब कैसे सहयोग किया आपने? मेरे को बहुत अच्छा लगा, और वैसे भी सब मोबाइल पे वगैरह पे
बताता था, फोटो भेजता था, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था और मैं सबको बताता था वहाँ पे साथ में काम करने वालों को, सबको, और सब इसको भी फेसबुक पे लाइक वगैरह करते थे। मुझे बहुत हौसला मिलता है, गर्व महसूस करती हूँ कि मेरा बेटा है। मैंने तो हिम्मत ही हार दी थी इसके हाथ का हादसा होने के बाद में, पर कभी इसने हिम्मत नहीं हारी। किस तरह सहयोग किया आपने इसको आगे बढ़ने में? आपका सहयोग किस तरह रहा इसको आगे बढ़ाने में, जिस मुकाम पे पहुंचा? मुझे खुशी मिलती थी और मैं हमेशा कहती रहती कि हाँ खेलो, अच्छा लगता था मुझे। प्रैक्टिस तो वैसे जब भी यहाँ से बाहर से प्रैक्टिस करके आया था और थोड़ी बहुत यहाँ से मेरे से जो सहयोग होता था मैं करता था, डेली ग्राउंड बुलाता था इसको। और वहाँ तो मैंने वैसे फैसिलिटी सारी तो नहीं दे पाया इनको, बट मेरे से जो हुआ मैंने इनके लिए बहुत लाइक के और स्किल्स की ज़्यादा प्रैक्टिस कराता था इनको मैं ग्राउंड पे। और वैसे वेट और ये तो इसका कंप्लीट है, स्किल्स की थोड़ी प्रॉब्लम थी, टो टच वगैरह, हैंड टच वगैरह ये क्लियर नहीं थे थोड़े इसके, उसमें प्रॉब्लम थी, तो उसकी मैं बहुत ज़्यादा स्किल कराता रहा। अभी भी ग्राउंड पे आते 20 से 25 लड़के आते हैं वहाँ पे, तो उनको भी अभी कंटिन्यू प्रैक्टिस चल रही है। ट्राई भी किया था मिट्टी के लिए, क्योंकि मिट्टी में तो यहाँ तो मिट्टी में खेलते हैं, बट उदयपुर में कहीं भी मिट्टी की फैसिलिटी नहीं है यहाँ, तो उसकी वजह से इनको थोड़ी आगे जाके प्रॉब्लम आती है। जब फर्स्ट में गया था तो थोड़ी पैर वगैरह में भी इसके प्रॉब्लम आई थी, रेड वगैरह करने में अंदर पैर फंस जाते थे। तो यहाँ तो मिट्टी में प्रैक्टिस उसी मिट्टी की कराते थे, ताकि स्टेप से आए, मिट्टी पे चल सके ये और मिट्टी पे अच्छे से रेड कर सके। यहाँ से फिर आगे इसको निम्बाड़ा वगैरह ऐसे टूर्नामेंट होते हैं, वहाँ मिट्टी पे होते हैं, तो वहाँ इनको खेलने का प्रयास कराया थोड़ा, ताकि इनका पैर वगैरह स्किल सही हो जाए वहाँ पे और आगे कहीं टूर्नामेंट में जाकर खेल सके। आम प्लेयर को इनमें कुछ फर्क है, तो इसका कितना कुछ इसका शायद मैंने अभी तक उदयपुर में देखा है, इतने 20 से 25 लड़के आते हैं, बट इसने कुछ अलग ही कर दिखाया है। उसमें मेहनत भी करता है, इसको जैसे बताया मैंने उस टाइप से ये डेली मेहनत करने में, डेली वहाँ आता है, प्रैक्टिस करता है, सेल्फ प्रैक्टिस करता रहता है। ये मैं जिस दिन ग्राउंड नहीं जाता हूँ उस दिन भी ये सेल्फ आता है, रनिंग वनिंग करना, इसका स्टेमिना कंप्लीट करना। और शायद जो सक्षम है, जो इसको कबड्डी में खेल सकते हैं, वो भी नहीं कर पाए, वो इसने करके दिखाया अभी तक, और बहुत ही अच्छा प्राउड फील होता है उदयपुर के लिए। बहुत ही सही समय है कि अब भी कोई आगे बढ़ा और उदयपुर का नाम रोशन किया है यहाँ पे। आपका है कि आप इनके गुरु हैं, आपने इनको सिखाया, अब इसका जो लक्ष्य है वो प्रो कबड्डी का है, आप कितना सहयोग कर पाएंगे और क्या सोचते हैं? मैंने तो अपना पूरा सहयोग किया है इसको, और हर टाइम मैं इसको ये बोलना चाहता हूँ कि आए प्रैक्टिस करे, मेरे से जो सहयोग मैं दे पाऊंगा, या फिर मैं फ्रेंड है, बहुत यहाँ कोच भी है, सत्यनारायण सिंह जी अध्यक्ष है, कबड्डी जिला संघ अध्यक्ष, अब पूर्व थे, अभी दूसरे बना दिए हैं, तो उनको मैं बोलता रहता हूँ कि इनके लिए मिट्टी की पहले प्रोवाइड कराए। उदयपुर में इतने तो सक्षम है ही है कि प्लेयर्स को मिट्टी की सुविधा कम से कम 2-4 लाख समथिंग है, तो वैसे बजट स्पोर्ट्स कोटे में आता ही है, तो मिट्टी यहाँ हो जाएगी तो बहुत ज्यादा इनको हो जाएगा, यहाँ से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, वो घर पे रहते हुए भी ये अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ज्यादा टाइम दे। बहरहाल अपने साथ हुए हादसे के बाद अपनी जिंदगी में परिवर्तन लाने वाले दिव्यांग मनीष की कहानी वाकई में प्रेरणास्पद है। ऐसे में प्रकृति के क्रूर मजाक के चलते अपनी जिंदगानी से निराश और हार मानने वाले दिव्यांगों के लिए मनीष एक मिसाल है। शहर के टाउन हॉल परिसर में चल रहा खादी ग्रामोद्योग की ओर संभाग स्तरीय खादी मेला अब अंतिम पड़ाव में है। इस मेले का समापन 31 दिसंबर को है। मेले में अब तक करीब 1 करोड़ की बिक्री हो चुकी है। खादी मेले में आने वाले शहरवासी और पर्यटक जमकर खरीदारी कर रहे हैं। खासकर खादी से निर्मित कपड़े की खासी बिक्री हो रही है। यही नहीं, इनके अलावा घरेलू सामान, खाने पीने की सामग्री, साज सजावट की वस्तुओं की स्टॉल्स पर लोगों की भीड़ नजर आ रही है। उपनिदेशक प्रकाश चंद्र गौड़ ने बताया कि इस बार मेले में 40 स्टॉल्स खादी संस्थाओं की ओर से लगाई गई है, बाकी वित्त पोषित संस्था की दुकानें लगाई गई हैं। कुल 101 दुकानें लगाई गई हैं, जहां लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। और ये संभाग स्तरीय प्रदर्शनी का शुभारंभ हमने 19-12 से किया था और आज 29 तारीख हो गई, 10 दिन हो गए। अब 2 दिन की प्रदर्शनी का आयोजन और शेष बचा है। इसके अंदर लगभग 40 स्टॉलें खादी संस्थाओं की लगी है, जो कि बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर, भीलवाड़ा और उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा आदि से संस्थाएं आई है। अपने ऊनी और सूती खादी के उत्पाद लेके आई है। रजाएं मशहूर है, सिल्क की साड़ियाँ आदि काफ़ी वैरायटी के प्रोडक्ट हैं। और ग्रामोद्योग की यूनिटें भी हैं हमारे यहाँ पे, जो हमारी वित्त पोषित इकाइयाँ हैं।
उनकी भी स्टॉल लगी, कम 60 स्टॉलें उनकी लगी है। टोटल 102 स्टॉलों का हमने निर्माण कराया है यहाँ पे। इसमें एक स्टॉल हमको खाली रही, बाकी 101 स्टॉलें हमने अलॉटमेंट की है। हमारी 27 तारीख तक की जो बिक्री है वो खादी की बिक्री है 34,70,000 और ग्रामोद्योग की बिक्री है 55,42,000। टोटल अभी 90,12,000 के आसपास हमारी कुल बिक्री हो चुकी है और हम उम्मीद करते हैं कि इन 2-3 दिनों में, आज की और कल परसों की 3 दिन के अंदर मैं मान करता हूँ 1.25 करोड़ के आसपास की बिक्री हमारी हो जाएगी। कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? रिस्पॉन्स बढ़िया है, लोग बाग दुकानदार सारे सेटिस्फाइड हैं और लोगों का भी आकर्षण है। लोग बाग आते हैं यहाँ पे खादी मेले की प्रतीक्षा करते हैं और यहाँ उनके घरेलू उत्पाद सारे मिल जाते हैं। डोमेस्टिक खाने पीने का आइटम से लेके आपके खादी वस्त्र, दरी, जाजमें, रजाएं, कंबल, शॉल्स वगैरह सब मिलती हैं। रेडीमेड गारमेंट भी हैं, सब प्रकार के प्रोडक्ट उपलब्ध। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी के बाद एक बार फिर से शीतलहर से प्रदेश में सर्दी ने कंपकपी बढ़ा दी है। शुक्रवार को उदयपुर में पारा 2.8 डिग्री रहा। इसका असर शनिवार को भी देखा गया, जब दोपहर में तेज धूप के बावजूद ठंड ने लोगों की कंपकपी छुड़ा दी। घर हो या बाहर, लोगों को ठिठुरन और घलन से परेशानी हो रही है। उत्तर भारत में लगातार हो रही बर्फबारी के चलते हवाओं के असर से ठंड में तेजी महसूस की जा रही है। ऐसे में एक बार फिर से टाउन हॉल में चल रहे लुधियाना ऊनी मार्केट में एकाएक शहरवासियों की भीड़ बढ़ने लगी। शनिवार को कपकपाती ठंड के चलते लोग ऊनी वस्त्रों की खरीदारी करते नजर आए। यहां आने वाले लोगों ने बताया कि इस मार्केट में रियायती दर पर सभी प्रकार के छोटे बच्चों और बड़ों की अच्छी क्वालिटी में ऊनी कपड़े मिलते हैं और हर साल इसी मार्केट से वे गर्म कपड़े खरीदते हैं। इधर दुकानदार का कहना है कि सर्दी बढ़ने से फिर मार्केट अच्छी बिक्री शुरू हो गई है और लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और हम यहाँ रेगुलर आते हैं, हर साल आते हैं। मैंने देखा कि एक ही जगह पर सभी टाइप की जो वैरायटीज हैं वो सभी जगह मिल जाती है और थोड़ा बहुत बार्गेनिंग करना होता है, बट अच्छी क्वालिटी मिलती है अगर आप बार्गेनिंग ठीक से कर लेते हो तो। और फैमिली के साथ आते हैं, फैमिली के सभी रेंज, बच्चों से लेके बड़ों से लेके बुजुर्गों के हिसाब से भी पूरी रेंज यहाँ कंप्लीट अवेलेबल होती है। नहीं, हम लोग हर साल आते हैं, हर बार हम कुछ न कुछ अच्छा परचेज। अब तो बेबी है तो बेबी के हिसाब से भी बहुत अच्छी चीजें हैं यहाँ पे, तो हम उसके लिए परचेज करके लेके जा रहे हैं। अभी मम्मी आई हुई है बाहर से, तो हर साल हम लोग कुछ न कुछ परचेज करती हैं और क्वालिटी हमेशा जैसे मार्केट में लेते हैं ऑलमोस्ट वैसी ही है। बस ये है कि यहाँ रीजनेबल रेट मिल जाती है, मार्केट से थोड़ा सा हमें सही रेंज में मिल जाता है। हमारे अभी ठंड पड़ने से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, मेले के अंदर गिराकी बढ़ गई है हमारे, और सभी और भी वैरायटी बहुत सारी आ रही है और गिराकी भरपूर चल रही है हमारे यहाँ। सारी वैरायटी मिल रही है, सारी वैरायटी अवेलेबल है, क्वालिटी वाइज मिल रही है। बच्चे से लेके बड़े तक सारी क्वालिटी है और सभी गिराक खुश होके अपना मन को शांति पूर्वक ले जा रहे हैं, मन से संतुष्ट हो रहे हैं। बिना संतुष्टि नहीं, संतुष्टि हो गया फिर ले जा रहे हैं हमारे यहाँ से, और सारी वैरायटी की क्वालिटी आपको एक से एक मिलेगी हमारे यहाँ पर। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। स्मार्ट सिटी उदयपुर में शिवम आर्किड प्रोजेक्ट बाय गोकुल प्रॉपर्टीज लाया है आसान मासिक किश्तों में UIT कन्वर्टेड प्लॉट्स, सुसज्जित आवासीय कॉलोनी सुविधाएं, मेन गेट, सुरक्षा गार्ड, कॉलोनी के चारों तरफ बाउंड्री वॉल, हरा भरा वातावरण, डामर रोड, प्लॉट बाउंड्री और भी बहुत कुछ। कॉलोनी का पता आबादी के मध्य डबोक चौराहा के पास, एयरपोर्ट रोड उदयपुर। हेड ऑफिस गोकुल प्रॉपर्टीज 302 3rd फ्लोर, कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर, मधुबन उदयपुर। मोबाइल नंबर 9057805050 9799886677। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूरम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूरम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और डिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला।
अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड, सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। संकल्प इंफ्रास्ट्रीट एंड डेवलपर्स आपके लिए स्मार्ट सिटी उदयपुर में लाए हैं कई ऑप्शंस, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में, जिससे हर कोई अपने घर बनाने का सपना पूरा कर सकता है। आप सब जानते हैं कि उदयपुर कितनी तेजी से बढ़ रहा है। अगर बात करें हम एयरपोर्ट उदयपुर 6 लाइन की, यहाँ पर कई प्रसिद्ध कॉलेज व हॉस्पिटल डेवलप हो रहे हैं। यहाँ घर खरीदना कितने फायदे का सौदा है, ये आप समझ सकते हैं। स्वागत है आपका संकल्प इंफ्रास्ट्रीट एंड डेवलपर्स के ऑफिस। अब आपको लेकर के चलते हैं ऑफिस के अंदर। यह है शहर का मशहूर प्रताप नगर चौराहा। आइए जर्नी शुरू करते हैं हमारे साइट प्लान की ओर। अब हम खड़े हैं संकल्प विहार की साइट पर, जो कि साकरोदा में स्थित है। आइए अब आपको साइट विजिट करवा। हमारे इस प्लान पर 500, 1000 और 1500 वर्ग फीट के प्लॉट उपलब्ध हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू हो चुका है, तो आप भी आसान मासिक किस्तों में अपना प्लॉट बुक करवा के अपना कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू करवा सकते हैं। हमने एक प्लानिंग काटी है साकरोदा में। साकरोदा जो है बहुत ही अच्छा डेवलप एरिया है। वहाँ एक उपनगर बनने वाला है, पास में पेट्रोल पंप है, स्कूल है, पटवार मंडल है, कॉलेज है। 2100 रुपये में आपको 60 महीने की किस्तें जमा करवानी है और आपको अपना प्लॉट बनेगा। आप खुद अपना घर बनाए। इसी के साथ में बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें संकल्प इंफ्रास्ट्रीट एंड डेवलपर्स, रूपश्री प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास, मेन रोड, उदयपुर। कॉल 8890669683।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश की संस्कृति में परंपरा और लोक कलाओं के लिहाज से राजस्थान प्रदेश अपना खासा महत्व रखता है। यहाँ की संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा और यहाँ की लोक कलाओं ने राजा रजवाड़े के इस प्रदेश को देश ही नहीं 7 समंदर पार भी अपनी अलग पहचान दिलाई है। ऐसी ही एक लोक कला है राजा महाराज के काल से चली आ रही गाड़ेलिया लोहार कला, जिससे जुड़े कई सदस्य अपने समुदाय के साथ इन दिनों शिल्पग्राम उत्सव में कला प्रेमियों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। देखिए लोक कला से जुड़ी हमारी खास पेशकश। झीलों के शहर उदयपुर में चल रहा शिल्प और कला का महोत्सव शिल्पग्राम यहां आने वाले देशी और विदेशी सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लोक कलाओं के इस महाकुंभ में देश के कई राज्यों की कला और संस्कृति का मिश्रण यहां पर देखा जाता है, जिसमें लोक कलाओं के कलाकारों द्वारा अपनी पीढ़ियों से चली आ रही कलाओं को जीवंत रखने के लिए अपनी प्रदर्शनी लगाई जाती है। तो आइए इस अनूठे मेले में आपको मिलवाते हैं गाड़ोलिया लोहार हनुमान सिंह से, जिसने अपने बाप दादाओं के समय से चली आ रही लोहे की धातु से बनी वस्तुओं को बनाने की कला को जीवित रखा हुआ है। हनुमान सिंह और उसके परिवार के सदस्यों ने अपनी कला के जरिए लोहे में जान डालने की मशक्कत करते हुए इससे हस्त निर्मित अनूठे उत्पाद बनाए हैं। इन उपकरण को बनाने के लिए ये लोग धूप, छांव, गर्मी, सर्दी की बिना परवाह किए घंटों तक कड़ी मेहनत करते हैं। इन उत्पादों में टिड्डी, मक्खी, कॉकरोच, चींटी, कौवा, फूल, मोर, चिड़िया व मगरमच्छ मुख्य रूप से हैं। यही नहीं, हनुमान ने देश की आजादी के समय अंग्रेजों के हाथ से बने उत्पादों को भी प्रदर्शित कर रखा है। इन उत्पादों में लोटा, घड़ा, गिलास, पानदान, हुक्का, सुटाई, चम्मच, कटोरा आदि प्रमुख है। साथ ही अपनी कला की मार्फत इन जीवों के अलग अलग क्रियाकलापों को धातु रूपी शरीर में ढालते हुए इससे आकर्षक वस्तुओं का निर्माण किया है। अपने हाथ से लोहे को पिघलाकर विभिन्न आकृतियों में ढालने वाले हनुमान ने बताया कि वे पीतल, तांबा व लोहे के मिश्रण से धातु को पिघलाकर उसे अंग का रूप देते हैं, फिर उनकी घिसाई कर कड़ी मेहनत से जोड़कर तैयार करते हैं। शिल्पग्राम में तो पब्लिक का रिस्पांस बहुत बढ़िया है। पब्लिक बहुत आती है, वैसे तो खरीदने के लिए भी बहुत आती है, लेकिन अभी थोड़ा ये पता नहीं क्या है माहौल, तो लोगों को पैसे नहीं है क्या खरीदने में थोड़ा असक्षम हो रहे हैं। यहाँ पे बहुत है, कैमल है, कीड़े मकोड़े हैं, मोर है, पीकॉक, हर प्रकार के हैं। हमारे बुजुर्गों की टाइम की धरोहर के जो लोटे हैं, गिलास है, थाली है, कटोरी है, हुक्का है, हर प्रकार के हमारे जो उनके रखे हुए हैं। आने वाली जो पीढ़ी है वो उसको अडॉप्ट कर रही है क्या, मतलब इसको ले रही है क्या? जो आने वाली पीढ़ी जो कुछ लोगों को समझ में आ रहा है वो कुछ लोग खरीदते हैं। और आपकी जो पीढ़ी है हाँ, कला से दूर भाग रही है, बाकी में इसको नहीं, ये इसको अपना रही है। मेरे तो ये कला को बहुत अपना रहे हैं वो लोग। जो पीढ़ी, हमारी जो पीढ़ी तो बहुत इनको ज्यादा रुचि के हिसाब से, जैसे कैमल दो या कीड़ा दो, ये जैसे मैंने कीड़ा बनाया, ये जैसे मक्खी बनाया, टिड्डी बनाया, ये ऐसे है जो इसमें यहाँ पिन लगेगा। पिन लगने के बाद में ये ब्रोच के लिए भी यूज में ले सकते हैं लोग, और शो के लिए भी आप टीवी पे लगा सकते हो। अलग हटके इसे विदाउट वेल्डिंग के आइटम बना हुआ है, इसमें कोई वेल्डिंग नहीं है, पूरा मेरा हैंडवर्क काम है। कला राजा महाराजों की, ये राजा महाराजों के टाइम की चीज है। उस टाइम में हथियार भी बनाते थे, कई लोग चीजें बनाते थे, अलग अलग कलाकृतियां बनाते थे, मूर्तियां वगैरह भी बनाते थे। आपको लगता है कि सरकार को इस पे कोई संरक्षण करना चाहिए? यहाँ सरकार को, मेरे को तो यही है जो सरकार इन पे अच्छा ध्यान दे और हम लोगों को जो आगे से आगे उनको बढ़ावा प्रोत्साहित करे। वैसे मेरे को अवार्ड भी मिला हुआ है, बहुत सारे सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है। मेरे को कम से कम 80-90 सर्टिफिकेट मिल चुका है अभी। मेरे को स्टेट अवार्ड भी मिला हुआ है और काफी मेरे को जो पेपर में भी निकलता है, जो लोगों को अच्छा भी लगता है। रियासत काल से चली आ रही इस गाड़ेलिया लोहार कला के कदरदानों की सूची तो बहुत लंबी है, लेकिन इस लोक कला को जीवित रखने वाले इसके किरदारों का दर्द है कि इनके हुनर को देखकर लोग ताली तो बजाते हैं, लेकिन इनको प्रोत्साहन के स्वरूप कोई सरकारी सहायता नहीं मिलती है। हनुमान सिंह ने बताया कि कई मौकों पर तो मंत्री से लेकर बड़े बड़े अधिकारी शॉल उड़ाकर इस बेशकीमती कला की सराहना तो करते हैं, लेकिन इन खोखली
मेहरबानियों से इन लोगों की रोजी रोटी नहीं चलती। निढाल लोहे में अग्नि से जान पैदा कर इसे आकार देने वाले इन कलाकारों का महंगाई के इस दौर में अपना परिवार चलाना, बच्चों को पढ़ाना और गुजर बसर करना काफी मुश्किल है। हनुमान ने साफ किया कि आधुनिक युग में मशीनों से बनी वस्तुओं के बढ़ते चलन के कारण हस्तनिर्मित वस्तुओं को खरीदने में लोग कम रुचि दिखाते हैं। फिर खरीदार से इन वस्तुओं का दाम मोल भाव कर नीचे ले आते हैं, जिससे इन्हें कई बार मजबूरी में बिना मुनाफे के अपने उत्पाद को बेचना पड़ता है। और यही वजह है कि इन लोक कलाकारों को ज्यादा आय नहीं हो पाती है। मूलतः प्रदेश के टोंक जिले के रहने वाले इस 10 सदस्यीय परिवार के सभी लोग इसी कला को जीवित रखते हैं और उसके लिए मेहनत करते हैं। कला को जीवित रखने वाले ये लोग अब सरकार की ओर से बड़ी आशा के भाव के साथ निहार रहे हैं कि सरकार इन्हें कोई स्थायी दाम दे ताकि यह कला भी जीवित रहे और इनका गुजारा भी सही ढंग से हो सके। ऐसा नहीं है कि इस कला के चलते सिर्फ हनुमान सिंह को दर्द ही मिला है। हनुमान सिंह और इसके परिवार के लोगों को इस कला के मार्फत अब तक 130 पुरस्कार मिल चुके हैं। हर बार हनुमान ने सम्मान प्राप्त करने के बाद मंत्री अधिकारियों से स्थायी रोजगार की गुहार लगाई, लेकिन हर जगह निराशा ही हाथ लगी। मेरे पूर्वजों ने ये काम में जो आयरन का काम, लोहे का काम, कृषि उपकरण के औजार बनाते थे, उनसे अलग हटके मैंने कुछ काम करके नाना प्रकार के जैसे कढ़ाई वगैरह बनाया है। कीड़े मकोड़े में कई मैंने अलग उपयोग किया है, तो लोगों को देखने में उनको रुचि भी रहती है, खरीदने में भी उनको अच्छा लगता है। लेकिन क्या है कि सरकार से कुछ अभी कोई अच्छा कोई प्रावधान नहीं मिल रहा है। और मेरे पूरे परिवार में जो लोग 10-15 लोग हैं, लेडीज वगैरह है, मेरे लड़के वगैरह है, मेरा भाई है, सब मिलके एक जगह बैठ के हम लोग काम करते हैं। कितने वर्ष पुरानी ये कला है? ये तो बहुत वर्षों पहले की है। हमारे कम से कम जब भारत आजाद नहीं हुआ था उसके पहले का भी कला है। बहरहाल राजा महाराजाओं के काल की बेशकीमती कलाओं में घुमक्कर जीवन यापन करने वाले गाड़ेलिया लोहार की अद्भुत कला भी एक है। इस कला से जुड़े कलाकारों का आर्थिक पक्ष मजबूत नहीं होने से ये कला अब विलुप्त होने के कगार पर है। ऐसे में सरकारी तंत्र को चलाने वाले जिम्मेदार नुमाइंदों को चाहिए कि वे इस लोक कला और इससे जुड़े कलाकारों को संरक्षण दें ताकि यह कला आने वाली कई पीढ़ियों तक मूर्छित न हो पाए। उदयपुर के आदिवासी अंचल की बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करने वाली संस्था जतन की ओर से मीडिया वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें संस्थान की ओर से खेरवाड़ा और गोगुंदा में जिन बालिकाओं को ट्रेनिंग के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने का काम किया जा रहा है उनको रूबरू करवाया गया। जतन संस्थान की ओर से हिलोर परियोजना के माध्यम से एक नई चेतना लाने की कोशिश की जा रही है। आदिवासी अंचल की बालिकाओं के लिए काम करने वाली जतन संस्थान सरकारी सहयोग के साथ साथ यूएनएफ के वित्त सहयोग से काम कर रही है और जिन बालिकाओं को किसी भी कारणवश स्कूल छूट गया है उनको ट्रेनिंग के माध्यम से आजीविका के साधन उपलब्ध कराने का काम कर रही है। वर्कशॉप के दौरान जतन संस्थान की पायल ने बताया कि ऐसी कई बालिकाएं हैं जो कि आज आम जनजीवन से बहुत दूर है, लेकिन सभी के सहयोग से उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। मीडिया वर्कशॉप के दौरान जतन संस्थान से जुड़ी बालिकाओं ने अपने अनुभवों को शेयर किया। पहले मैं ना मतलब घर से बाहर नहीं निकलती, बहुत कम, लेकिन उसके बाद यहाँ आने के बाद मुझे बहुत सी ऐसी चीजें सीखने को मिली जिससे मैं मतलब बहुत एक्सपीरियंस हो गया मुझे बाहर जाने का, किसी से बात करने का। और यहाँ पे मतलब ट्रेनर भी बहुत अच्छे थे जिनसे मैं बात, उन्होंने बोला था कि मतलब ऐसे खुल के ऐसे बात करना। मैं पहले कभी खुल के बात नहीं करती थी, मुझे बहुत शर्म फील होती थी किसी से कि कैसे बात करूँ, क्यों क्या सोचेंगे मेरे बारे में। लेकिन अब मुझे बहुत शर्म फील नहीं होती, मैं किसी से बात भी कर सकती हूँ और बाहर जाने में भी डर नहीं लगता है बिल्कुल। बाकी तो मैं पहले घर से बाहर भी नहीं निकलती थी। हिलोर परियोजना से तो बहुत सारा फायदा मिला हमें, क्योंकि हिलोर परियोजना में हमें मतलब बहुत सी स्वास्थ्य के बारे में और रिश्तों के बारे में और एक साथ मिलके काम कैसे करना है, अपनी पहचान कैसे बतानी है और कैसे बनानी है, वो सब हमें सिखाया हुआ था। तो वो एक्सपीरियंस हो गया वो सीखने का। हिलोर परियोजना में जुड़ने से हमें ये फायदा मिला है कि हम पहले हमें घर से बाहर नहीं जाने देते थे, तो अब हमें घर से बाहर माता पिता भी भेजते हैं और हमें भी जाने का साहस मिला। दूसरी बात ये कि हमने मीटिंग हमने ट्रेनिंग की, तो हम वहाँ पे हमारे गांव में बैठक रखते, बैठक में सखी सखियों को बुलाते और किशोरियों को बुलाते। उसके बाद में हम उनके अभिभावकों से भी बात करते हैं कि इन लड़कियों को बाहर भेजो और हमें थोड़ी जानकारी है उसके बारे में, हम भी उस बालिकाओं को बताए, उसके बारे में हमें थोड़ा जानकारी मिली और हमने उनको बताया। और स्वास्थ्य के बारे में और
किशोरी बालिकाओं की जानकारी हो, जैसे माहवारी और वो UNFPA के तकनीकी और वित्तीय सहयोग द्वारा जतन संस्थान के द्वारा गोगुंदा के 175 आंगनबाड़ी केंद्रों में किशोरियों के साथ उनके सशक्तिकरण पे एक पहल चल रही है, जिसमें किशोरियों के स्वास्थ्य पे, उनके आर्थिक मुद्दों पे, उनके सामाजिक मुद्दों पे जो उनके घटक हैं उन सब पे चर्चाएं होती हैं, उसमें बैठकें होती हैं। तो आज का जो ये पूरा कार्यक्रम था, ये मीडिया के साथ एक आमुखीकरण का एक पहल थी, जिसमें हम कोशिश कर रहे थे कि जो किशोरियों की सराहनीय जो कहानियां, जो बातें, जो इनकी पहले निकल करके आती हैं, वो मेन स्ट्रीम मीडिया तक पहुंच सके, ताकि सभी लोग इसको पढ़ें और एक पॉजिटिव एनर्जी जो है वो सब तरफ फैले। और इससे कहीं ना कहीं इन बच्चियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा कि हम जो कर रहे हैं उसका भी महत्वता है, और ये कोई भी स्टेप छोटा या बड़ा नहीं होता, और जतन चाहे कितना भी हो करते रहना चाहिए निरंतर। देश की सबसे प्राचीन एवं रंग बिरंगी बहुरूपिया कला के कलाकारों ने उदयपुर में अपनी कला का बेहतरीन प्रदर्शन किया। पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र द्वारा शिल्पग्राम में आयोजित हो रहे कलरफुल शिल्पोत्सव में देश के जाने माने आधे दर्जन बहुरूपिया कलाकार जमा हुए और अपनी कला का प्रदर्शन कर मेले में पहुंचे लोगों को जमकर मनोरंजित किया। भारतीय संस्कृति को जीवंत करने वाली बहुरूपिया कला इन दिनों अपने अंतिम समय में नजर आ रही है। दरअसल इस कला के मार्फत बहुरूपिया कलाकार भारतीय संस्कृति से देश की आने वाली पीढ़ी को अवगत कराते हैं, लेकिन देश की नई पीढ़ी इस कला को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। उदयपुर के पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र द्वारा आयोजित शिल्पोत्सव में आए बहुरूपियों ने शहरवासी और पर्यटकों को जमकर मनोरंजित किया। गाड़ियां लोहार की जिंदगी हो या फिर भील राजा, निषाद राज, जिन, गब्बर, डाकू, कृष्ण की लीला हो या सुरपनखा का रूप, यही नहीं बंदर का रूप, साथ ही कभी चार्ली चैपलिन के रूप में बहुरूपिया ने लोगों को जमकर मनोरंजन किया। इस दौरान बहुरूपियों ने लोगों को डराने, उनके साथ हंसी ठिठोली करने और अपनी कला का परिचय देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। देश के कोने कोने से आए बहुरूपियों ने इस कला के विलुप्त होने पर दुख जाहिर किया, तो साथ ही सरकार से इस कला और इसके कलाकारों के संरक्षण की मांग भी की। और मैं राजस्थान के बांदीकुई जिला दौसा का रहने वाला हूँ, और ये हमारा पुश्तनीय कार्य है बहुरूपे बनना, यानी कि हमारे सात पीढ़ी है ये। हम खानदानी पेशेवर कलाकार हैं, अनेक रूप रखना, जैसे आज जोकर है, कल कृष्ण जी था, हम लोग 6 भाई हैं जो इस कला को करते आ रहे हैं। लेकिन इस कला से करते हुए अब हमें मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि ये कला की मतलब कोई कदर कम हो चुकी है। बहुरूपियों को बहुत लोग कम पूछते हैं, ये मेले वेले में थोड़ी बहुत फोटो खिंचवा लेते हैं, नहीं तो बाकी गाँवों में तो विलुप्त हो गई ये कला। और हमारे पिताजी ने, मेरे पिताजी का नाम सुब्राती बहुरूपिया है, जिन्हें यहाँ से 2 नेशनल अवार्ड मिल चुके हैं कला सम्मान के जरिए से। इन्होंने 40 साल इस लाइन में गुजारी और वेस्ट जोन में भी उनको 30 साल से आ रहे हैं। तो आज थोड़ा उनकी कारणवश तबीयत खराब हुई है, दोनों किडनियां फेल हो गई है उनकी। तो इलाज के लिए हम सरकार से आवेदन किया कई बारी, लेकिन हमें कुछ अनुवाई सुगवाई नहीं हो रही है। तो मैं सरकार से ये करना चाहूँगा कि बहुरूपिया कला ऐसी पिछड़ती कला है, सबसे पुरानी कला है, राजा महाराजा परंपरा है, थोड़ा इस पर ध्यान दें और इस कला को बढ़ावा मिले। और थोड़ा जो उनको इलाज के संभव में है, तो कलाकार की इतनी गुजरी है नहीं, क्योंकि वो इतना कमाएगा भी, इलाज भी करवाएगा। तो सरकार थोड़ा ये है कि उनकी इलाज के लिए कुछ प्रबंध हो सके, कुछ मुनाफा हो सके, तो हम मैं निवेदन करना चाहूँगा। नई पीढ़ी इसको अपना रही है क्या, अपनाने से? नहीं सर, जैसे मैं बताऊँ आपको, अगर मैं मेरी कह सकता हूँ, यानी कि दूसरे की नहीं, अगर मेरे बच्चे हैं तो मैं अपने बच्चों को इस लाइन में नहीं दूंगा, क्योंकि अभी हमारा ये हाल है कि 2 वक्त की रोजी कमाने में ही हमें इतना मुश्किल का गुजारा करना पड़ता है। दिन भर ये बन के पब्लिक का मनोरंजन करना, एक्शन करना, ये जोकर का, फिर उसके बाद जैसे कल कृष्ण जी बना हुआ था तो उसमें नहाना, शाम को नहाना, तो फिर उसके बाद 300-400 रुपये ये कमाना, तो सर ये बेकार है, क्योंकि इससे गुजारा थोड़ी होगा। इससे तो फिर हमें सरकार कोई पेंशन नहीं है, हमारे पिताजी 60 साल के हो गए, उनकी कोई पेंशन योजना नहीं है, कोई वर्कशॉप नहीं है, कोई जमीन अलर्ट नहीं है, कलाकार कॉलोनी नहीं है। तो इसलिए आने वाली पीढ़ी को हम ये कला बिल्कुल नहीं सिखाएंगे। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि इस कला पे ध्यान दें। सभी कलाकारों से निवेदन है कि जो बेचारे जो कलाकार अपनी जिंदगी, यानी कि उसने अपनी जिंदगी जीवन में पूरी निकाल दी है, हाँ, यानी कि मैं कर रहा हूँ अपने जीवन से और मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरे लिए कोई योजना नहीं रहेगी, तो फिर मैं क्या करूँ। बांदीकुई से हूँ और हम 6 भाई हैं और पिताजी सहित इसी कला में हैं, बहुरूपिया कला में, और हमारे 7 पीढ़ी हो गया इस काम को करते करते। और आज मैंने जिन का रूप लिया है
और लोगों को, आज शिल्पग्राम के लोगों को मैं हंसा के मनोरंजन करके उनका भरपूर आनंद ले रहा हूँ और मुझे आज यहाँ के बड़ा मस्त और आनंद लग रहा है। और लेकिन क्या है कि हम बहरूपिया जो हैं शुरू से ही संघर्ष करते आए हैं। देखिए, हमने हमारी परंपरा के साथ मेकअप मैन खुद हैं, डायरेक्टर खुद हैं, प्रोड्यूसर खुद हैं, ड्रेस कॉस्ट्यूम खुद का बनाते हैं, सारा कुछ अपने आप तैयार करके और खुद अपनी परफॉर्मेंस भी खुद करते हैं। उसके बाद हम पूरे ये एक्ट में उतरते हैं। लेकिन क्या है कि आजकल बदलते युग में हमारी कलाओं को बहुत कम इस तरह से देखा जाता है, क्योंकि नेट है, इंटरनेट सेवाएं चल गई हैं, आजकल दुनिया भर के मनोरंजन के साधन यूट्यूब पे आ गए हैं। तो इस वजह से हमारी परंपराओं में थोड़ा कमी आई है। इस वजह से ये है कि थोड़ा हमें दुख होता है इससे। तो हम ये चाहते हैं कि बहरूपिया कला जो प्राचीन कला है, जिससे बहरूपिया नहीं होता तो रामलीला नहीं आती, रामलीला नहीं होते तो थिएटर बॉलीवुड वगैरह नहीं होते, आज अमिताभ बच्चन शाहरुख खान नहीं होती, क्योंकि अगर बहरूपिया नए नए रूप धारण करते हैं तो मैं सभी से ये संदेश देना चाहता हूँ कि पारंपरिक विधा है बहरूपिया और हम लोग इसको कर रहे हैं। जो आज राजस्थान से परंपरा शुरू हुई है और पूरे देश में, पूरे भारत में इन्होंने नाम रोशन किया है। मेरे पिताजी जो है इस कला के सीनियर बहरूपी हैं राजस्थान के अंदर, लेकिन उन्होंने देश का नाम भी रोशन किया है विदेशों में जाके। इसलिए बहरूपिया के हाथ कटे हैं, हंसाता जरूर है लेकिन बहरूपिया दिल में रोता। बहुरूपिया भारत का सबसे पहला कलाकार है जो कि राजा महाराजाओं के लिए बहुरूपिया बन कई गुप्त काम किया करता था। वर्तमान दौर में एक फिल्म बनाने के लिए सैकड़ों लोगों की यूनिट काम करती है, लेकिन एक बहुरूपिया कलाकार भी होता है। डायरेक्टर, मेकअप मैन, स्क्रिप्ट राइटर सहित सभी कार्य अकेला पूरा करता है। बहुरूपिया को लोगों के बीच आने के बाद रीटेक करने का भी अवसर नहीं होता और उसे अपनी प्रतिभा का पूरा इस्तेमाल कर लोगों का मनोरंजन करना होता है। उदयपुर के शिल्पोत्सव में आए बहुरूपियों की कला को देख लोगों ने जमकर आनंद लिया और बच्चों के लिए बहुरूपिया आकर्षण का केंद्र भी रहे। मैं हूँ आपका गुलाम और मेरा नाम जिनी गुलफाम है मेरे आका। मैं आपको देख के ही बेहद खुश हो जाता हूँ। जिनों के बादशाह नाम है मेरा और मेरा नाम जिनी गुलफाम है। मेरे आका, जब से मैंने आपको देखा है सिर्फ आप ही के गम में पागल हो रहा हूँ मेरे आका। मुस्कुराओ मेरे आका, जब तक आप मुस्कुराओगे जिन बेहद खुश हो जाएगा। आओ मेरे आका, आओ इधर आ जाओ मेरे आका। तुम्हारे हाथ ठंडे बहुत हो रहे हैं मेरे आका। तुम्हारे हाथ को देखते इस दिन बहुत इधर आ जाओ। शर्माना नहीं है मेरे आका, घबराइए मत। जय हो मेरे आका। आओ मेरे आका, नामों के नाम है जो जिनों के बादशाह नाम जिनी गुलफाम कहते हैं मेरी आका। इधर देखता हूँ सोना हो जाता है लड़की। जिनी गुलफाम है मेरी आका, जिसके हाथ में जादू चिराग होता है उसी का मैं गुलाम। मेरे आका, मेरे पास आ जाओ नहीं तो मैं मुस्कुराओ मेरे आका, क्योंकि आप ही के हाथ में मेरा जादू चिराग है मेरी आका और मैं आपका गुलाम हूँ। हम लोग यहाँ शिल्पग्राम का बस मेला देखने आए, घूमने आए, एंजॉय करने आए और आज हम सेकंड टाइम आए। तो कुछ चीजें हमारी रिमेनिंग रह गई थी लास्ट टाइम, तो उसके लिए तो हमने बहुत एंजॉय किया है बच्चों के साथ में। छोटे छोटे बच्चे हमारे दो तो उनके साथ एंजॉय किया है और काफी यहाँ पे हमने बहुत सारी लॉयन वाली जो चीज बच्चों को जो बहुत पसंद आई। और अभी इनका जैसे मैंने इंटरव्यू सुना जोकर साहब जी का, जो कलाकारी इन्होंने प्रस्तुत करी है, तो काफी अच्छा लगा मुझे, दिल को टच हुई इनकी बात भी, जो इन्होंने बोला सरकार से जो निवेदन किया। और इन्होंने बोला कि इनके लिए कोई फैसिलिटीज नहीं है, कुछ इनके लिए योजनाएं नहीं है, तो वो होनी चाहिए कलाकार के लिए। इतनी मेहनत करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, तो इनके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल होना चाहिए जिससे इनकी कला को भी आगे बढ़ाएं। इनका मनोरंजन कैसा लगा? मैंने इनका मनोरंजन में देख नहीं पाई क्योंकि मैं जस्ट आई थी अभी यहाँ पे और मैंने इनका केवल इंटरव्यू सुना। तो इनके इंटरव्यू से ही मुझे लगा कि काफी अच्छा मनोरंजन करेंगे सबका और हम सब जने इनको एंटरटेन करें और इनको सपोर्ट करें। और इनके फादर के लिए भी जो इन्होंने बोला, तो हम सबको मिलकर कुछ ना कुछ करना चाहिए छोटा मोटा, यही कहना चाहूंगी। हम आज यहाँ आए, सेकंड टाइम आए हैं शिल्पग्राम। अभी आते ही इनका प्रोग्राम देखा, हमने बहुत अच्छा लगा और इनकी जो कला है इसको आगे बढ़ाना चाहिए और ऐसे प्रोग्राम्स होते रहने चाहिए। ये जैसे शिल्पग्राम में हमने पहली बार ऐसा देखा है, बहुत सारे फेयर्स लगते हैं उदयपुर में, वहाँ पे भी ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए, इनको आगे बढ़ाना चाहिए, गवर्नमेंट को ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए। एक
ये जो कलाकार हैं बिना डायरेक्टर के, बिना मेकअप मैन के, हाँ ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग बस एंटरटेनमेंट समझते, टीवी देखना, मूवीज देखना, वो इतने रीटेक्स रिहर्सल्स के बाद होता है, और इनका ऑन द स्पॉट तैयारी करके सब कुछ करना बहुत बड़ी चीज है, तो हमें इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। उन्होंने जिस तरह का मनोरंजन किया, कैसा लगा? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। बच्चे काफी खुश होते हैं ये सब देख के, हम बच्चों की वजह से ही तो आते हैं यहाँ पे, यही एक एंटरटेनमेंट है कि चलो हाँ बच्चे खुश होंगे देखेंगे ये सब। और मुझे शिल्पग्राम बहुत अच्छा लगता है, मैं हर साल आती हूँ और इस साल भी इसी उम्मीद से आई थी कि मुझे कुछ नया मिलेगा, तो मुझे बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय करा। बहरूपे का आपने भी वो देखा, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। मनोरंजन किया उन्होंने आपका? बहुत बहुत। ये बिना मेकअप के, बिना डायरेक्टर के इतना अच्छा अपना अच्छा बोल रहे हैं, बहुत इम्प्रेसिंग है उनका बोलना। मेरा नाम सुमिता बेटिया है, मैं जयपुर से आई हूँ अभी। मुझे अच्छा लगा बच्चों के साथ यहाँ पे एंटरटेनमेंट करने के लिए, बच्चों के लिए काफी चीजें हैं, और ये जो बनाए हुए बहरूपे वगैरह उससे बच्चों को काफी इंटरेस्ट भी हो रहा है, उनको देख देख के उनको मजे आ रहे हैं। आपको कैसा लगा? मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैं हर साल आती हूँ। इनका अभिनय देख के कैसा? अभिनय बहुत अच्छा है, यहाँ डांस वगैरह अदर एक्टिविटीज है वो भी बहुत अच्छी है। बहरूपे जो है वो बिना डायरेक्टर के, बिना मेकअप के इतना अच्छा गेटअप है उनका, बहुत अच्छा है, और सबको अट्रैक्ट कर रहा है, उनका फेस वगैरह सबको देखने में बच्चे भी अट्रैक्ट हो रहे हैं उनकी तरफ। भारतीय संस्कृति के उन्नयन के साथ ही अब देश की सबसे प्राचीन बहुरूपिया कला भी वेंटिलेटर पर नजर आ रही है, और अब देखना होगा कि कैसे सरकार इन कलाकार और इस कला को बचाते हुए भारतीय संस्कृति के इस अद्भुत रूप को जीवित रखने में सफल हो पाती है। विश्व में मातृभूमि के लिए हाड़ी रानी द्वारा शीश काटकर भेंट करने वाले बलिदान को विश्व से परिचित कराने के उद्देश्य से सलूम्बर नगर पालिका ने 14 जनवरी को हाड़ी रानी दिवस मनाया जाएगा। नगर पालिका में बोर्ड के सदस्यों की बैठक में इस पर चर्चा हुई व इस दिवस को मनाने के लिए जन जागरण व जन सहयोग का प्रस्ताव लिया गया। वह इसी संदर्भ में पालिका अध्यक्ष राजेश्वरी शर्मा की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें पालिका के उपाध्यक्ष विजेश भलवाड़ा, हाड़ी रानी गौरव संस्थान के सदस्य, भाजपा व कांग्रेस आदि संगठन के प्रतिनिधि, साहित्यकार के साथ चर्चा कर निर्णय लिया गया कि सलूम्बर की प्रसिद्ध हाड़ी रानी का बलिदान विश्व में एक अनूठा उदाहरण है, जिसमें एक नारी द्वारा अपने पति का पत्नी के प्रति पनपे मोह को भंग करने और देश हित में खुद की अपना शीश काटकर भेंट कर दिया था। हाड़ी रानी के इस बलिदान को लेकर कोई दिवस इतिहास में अंकित नहीं होने से इसको प्रचार प्रसार नहीं मिल पाया। ऐसे में पूर्व में भी शहर में गौरव संस्थान द्वारा भी 14 जनवरी को पुष्पांजलि कार्यक्रम रखा जाता था। अतः अब इसी दिन को नगर पालिका भी हाड़ी रानी गौरव दिवस के रूप में मनाएगी और सरकार को भी इसकी घोषणा करने का प्रस्ताव भेजेगी। हाड़ा रानी के जन्म और निर्माण की तिथि का इतिहास में कहीं भी प्रमाण नहीं था, इसीलिए साहित्यकार और हाड़ा रानी गौरव संस्थान के साथ मिलकर हमने 14 जनवरी को हाड़ी रानी गौरव दिवस मनाने का निश्चित किया है। इसको लेकर क्षेत्र की जनता में खासा उत्साह है। इसके माध्यम से जन जन को ये पता चले कि हाड़ा रानी का इतिहास क्या है और हाड़ा रानी कौन। पालीवाल ब्राह्मण समाज की ओर से 23 दिसंबर से एमबी ग्राउंड पर चल रही खेलकूद प्रतियोगिता का समापन शुक्रवार को हो गया। इस प्रतियोगिता में लखावली क्लब टीम क्रिकेट में विजेता रही। लखावली क्लब टीम का मुकाबला बायण माता टीम से हुआ। लखावली क्लब टीम ने धुआंधार खेलते हुए बायण माता टीम को पराजित कर दिया। क्रिकेट के अलावा कई तरह के खेल हुए, जैसे चम्मच रेस, 100 मीटर रेस, जलेबी रेस, कैरम, शतरंज, मेहंदी और कई तरह की प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। समापन समारोह में पालीवाल समाज के वृद्धजनों का सम्मान भी किया गया। इस खेल के मुख्य प्रायोजक पालीवाल पाइप लखावली के सुरेंद्र पालीवाल का सम्मान किया गया। क्रिकेट मैच में कुल 16 टीमों ने भाग लिया। मुख्य प्रायोजक सुरेंद्र पालीवाल ने क्रिकेट की 16 टीमों को टी-शर्ट देकर सम्मानित किया। कि समाज की कार्यकारिणी, युवा टीम और जो भी कार्यकर्ता आपसे किसी भी प्रकार का सहयोग लेने हेतु या उस अपेक्षा के साथ यदि आपसे संपर्क करते हैं तो आप उनसे सहयोग मिलता रहता है। अपेक्षा है कि आगे भी मिलता रहेगा। जैसा आपने फरमाया वैसा इस बार हमने करने का प्रयास किया है। और चलते चलते एक नजर अब तक के हेडलाइंस पर। सोहराबुद्दीन तुलसी एनकाउंटर केस से बरी पुलिस कर्मियों ने मनाया जश्न। आईजी दिनेश एमएन सहित सभी पुलिस कर्मियों ने लगाए ठुमके। पुष्प प्रदर्शनी से महका फतेह सागर, शहरवासियों सहित पर्यटकों का भी बना आकर्षण। जज्बे और हौसले की उड़ान पर लेक सिटी का खिलाड़ी 16 जनवरी को दिखाएगा कबड्डी लीग में प्रतिभा।
और शिल्पग्राम मेले में बहुरूपियों ने खूब लुभाया, सरकार से अपनी लोक कला को बचाने की कर रहे हैं मांग। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को, और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार। संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।